Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए। इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस किया गया, जिसके अंदर बीजेपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ। बीजेपी के द्वारा काफ़ी लंबे समय के बाद में दिल्ली के वहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया जाएगा। इनसे अर्लियर फेज के अंदर आम आदमी पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनका जो रूल है वो हुआ करता था। क्या स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से किसी भी इलेक्शन के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना जो सीट है वो मिला, इस इंफॉर्मेशन को क्या हमें याद रखना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? तो आप देखिए कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं याद रखना है। यूपीएससी के द्वारा ऐसे जो रैंडम क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन है वो जो रैंडम आपसे पूछ लिए जाएं, जो कि हर एक साल यूपीएससी आप देखिए कि करता भी है इस तरीके से क्वेश्चंस। अराउंड द 5 to 7 क्वेश्चंस हुआ करते हैं जिनको कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी आपका इस तरीके का भी जो माइंड सेट है उसको चेक करता है, क्योंकि आप देखिए कि हो सकता है रैंडम क्वेश्चन को आप करेक्ट करो, वहाँ पे अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा वो जो रैंडम क्वेश्चंस हुआ करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, उन्हीं के ऊपर अपना जो एनर्जी है उसको इन्वेस्ट करेंगे। उन्हीं के रिगार्डिंग में आप देखिए कि रैंडम इन्फॉर्मेशन के जो फैक्ट्स हैं उनको रीड करने का कोशिश करेंगे। रेदर देन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि 50-60 जो क्वेश्चंस हैं, जो 40-50-60 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके करेक्ट होने चाहिए, उनके ऊपर अपना जो कम्प्लीटली फोकस है उसको कैरी कीजिए, जिससे कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्लियर हो। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होना चाहिए कि फर्स्ट यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ हो। जैसे कि आप देखिए कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन हुआ करता है काफ़ी बार कि ऐसा हमारा कंट्री का कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ पे फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट है वो बना था। तो आप देखिए कि नॉन कांग्रेस जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है फर्स्ट टाइम में वो केरल के वहाँ पे 1956-57 के समय में केरल के वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में जनता गवर्नमेंट है वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, मोरारजी देसाई हैं, वो कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उस गवर्नमेंट को उनके द्वारा हेड है वो किया गया। अब यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है तो दिल्ली का बेसिक इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली के वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है, यूनियन टेरिटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है इसको कहाँ पे मेंशन किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है, पार्ट 8 के अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 239 से लेकर 241 जो आर्टिकल हैं इसके अंदर में यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है उसके बारे में मेंशन है। अब आप देखिए कि दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली कब सेटअप किया गया था? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को सेटअप किया गया 1991 के समय में। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी लगाई गई हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर में। स्टेट लिस्ट के 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उनका पावर है वो नहीं रहेगा स्टेट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स के ऊपर में। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? एक तो आप देखिए कि पुलिस है, लैंड है, लैंड के अलावा स्टूडेंट्स पब्लिक ऑर्डर है। पुलिस है, लैंड है और पब्लिक ऑर्डर है, ऐसे 3 सब्जेक्ट है जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को जो पावर है वो नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको जो यूटीज के अंदर में जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसका और भी इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ करता है तो चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा हर एक यूटी के वहाँ पे एलजी है या एडमिनिस्ट्रेटर है उनको अपॉइंट किया जाता है, और एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो गवर्नर के इक्विवेलेंट नहीं हुआ करते हैं। ये एज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से इनका अपॉइंटमेंट है यूटी के अंडर में, पर जो कंप्लीट पावर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनका अपॉइंटमेंट है। दिल्ली के अंदर में एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो दिल्ली का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कितना है, 70 सीट्स हैं। तो 70 का आप देखिए कि जो 10% है, जो 7 लोग हैं उनको ही एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है, कि 1 तो वहाँ पे सीएम है, 6 वहाँ पे मिनिस्टर हैं जिनका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में अपॉइंटमेंट है। अदर स्टेट्स के अंदर में कितना है, ये जो जो नंबर्स हैं जो यहाँ पे 10% है, बेसिकली अदर स्टेट्स के अंदर में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 15% का जो लिमिटेशन है, टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% का लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि दिल्ली के रिगार्डिंग में हमने रीड किया, हमने यहाँ पे रीड किया कि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली का सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर में पावर है वो नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आप देखिए कि यूटीज़ का जो एरिया है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर है, लॉ मेकिंग का भी पावर है प्रेसिडेंट को। क्या सभी यूटीज़ के वहाँ पे है प्रेसिडेंट को ये पावर? तो प्रेसिडेंट को ये पावर जो है आर्टिकल 248 के अंडर में है कि किसी भी यूटी के वहाँ पे पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस, 3 ऐसे डोमेन है, पीस है, प्रोग्रेस है और गुड गवर्नेंस है। तो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो लॉ मेकिंग है वो कैरी आउट किया जा सकता है, आर्टिकल 240 के अंडर में ये पावर दिया गया है। बट क्या सभी यूटीज़ के वहाँ पे ये पावर है? सभी यूटीज़ के वहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि हमारा दादर है, नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है। इसके अलावा पुडुचेरी नाम का जो यूटी है वहाँ पे जब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फोर्स के अंदर में नहीं है, वो वहाँ पे फॉर्म है वो नहीं हुआ है उस दौरान में। स्टूडेंट सभी यूटीज़ का आप देखिए कि आपको हाई कोर्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ ही हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे खुद का हाई कोर्ट है। मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज को किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में रखा गया है, किसी स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में। तो जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल जो पावर है ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया का रफ मैप है, हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी आप देखिए कि एक यूटी है जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनका तो खुद का हाई कोर्ट है। इसके अलावा दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। लद्दाख जो है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर में रखा गया है। दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव का एरिया है, ये आप देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में है। लक्षद्वीप है जो मद्रास सॉरी केरल हाई कोर्ट के अंडर में है लक्षद्वीप, और हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में है। और स्टूडेंट्स पुडुचेरी जो कि 4 प्लेसेस के ऊपर में है, माहे है, यनम है, माहे केरल के वहाँ पे है, यनम जो है आंध्र प्रदेश के अंदर में है, और आप देखिए कि कराईकल है, और जो पुडुचेरी है वो तमिलनाडु के एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो इनका जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट है जो कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट है उसके अंडर में। दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसा यूटी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है वो प्रेजेंट है। तो ये यूटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। अब आप देखिए कि एक इन्फॉर्मेशन आपको और होना चाहिए कि जब भी कोई नया टेरिटरी है उसको इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा एक्वायर किया जाता है तो उसका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको यूटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस है उसी के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। यूटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है आर्टिकल 239 से लेकर 241 उसी के अंडर में हुआ करता है। तो ये दिल्ली के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए अब इलेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्शन किसके थ्रू कंडक्ट हुआ था? ईवीएम के थ्रू इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ। ईवीएम का फर्स्ट टाइम यूज है वो कहाँ पे देखने के लिए मिला? 1982 के समय केरल के वहाँ पे एक इलेक्शन कंडक्ट होता है बाई पोल, जिसके अंदर में ईवीएम है उनको फर्स्ट टाइम यूज है वो किया गया था। ईवीएम के अंदर में जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए, वोटर्स को आप देखिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए वीवीपैट का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल के अंदर में क्या है? ये आपका ईवीएम का बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट के साथ में एक जो वीवीपैट का जो मशीन है उसको लगाया जाएगा। जब भी किसी पर्सन को आप वोट करते हो तो आप देखिए कि वोटिंग के समय में उस पर्सन का जो नेम है उसका जो सिंबल है वो यहाँ पे अपीयर होगा, और जो स्लिप है वो एक जनरेट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। काउंटिंग के समय में रेंडम आप देखिए कि 5 बूथ हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, और उन रैंडम बूथ का जो स्लिप है उनको कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन के समय में मोर देन 99% है जो करेक्शन देखने के लिए मिला है।
तो इस तरीके से आप देखिए कि एंश्योरिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एंश्योरिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसको कैरी आउट है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टूडेंट्स ये तो इलेक्शन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन हुआ। अब आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं वो है बाईपोल के रिगार्डिंग में, कि बाईपोल कब कंडक्ट होते हैं। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव हमें कैरी करना है, चाहे वो एमएलए के पर्सपेक्टिव से हो या एमपी के पर्सपेक्टिव से हो, तो वहाँ पे बाईपोल है वो कंडक्ट होंगे। बाईपोल कब कंडक्ट होते हैं कि उस एरिया के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुआ है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसका वैकेंसी क्रिएट हुआ। वैकेंसी कैसे क्रिएट होता है, क्या तो जो ऑलरेडी इलेक्टेड पर्सन है उनके द्वारा रेजिग्नेशन को सबमिट किया गया हो। रेजिग्नेशन काफ़ी रीजंस की वजह से सबमिट होता है, एक वॉलेंट्री बेसिस पे कि उनको इलेक्शन नहीं कंडक्ट करना है या उनको कम्प्लीटली आउट होना है इस पॉलिटिकल प्रोसेस से। क्या हो सकता है कि वो उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा या किसी अदर रीजन की वजह से, वैकेंसी क्रिएट हुआ हो, अदर हाउस के लिए वो इलेक्ट हो चुके हों या उनका डेथ हुआ हो तो उस समय में, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था। वैकेंसी का भी आप देखिए कि कुछ लिमिटेशन है कि 1 ईयर का टेन्योर है वो बचा होना चाहिए, 1 ईयर का मिनिमम टेन्योर बचा होना चाहिए। और आप देखिए कि विद इन द 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या जिस भी तरीके का कंडीशन डेवलप होता है वैसे इलेक्शन उनको कंडक्ट किया जाएगा जिस भी वैकेंसी क्रिएटेड एरिया के अंदर में। तो उसको बाईपोल का जो नाम है वो दिया जाता है। बाईपोल का जो टेन्योर है वो आपको कम्प्लीटली 5 ईयर का नहीं देने के लिए मिलता है, जितना समय बचा हुआ है वैसा वहाँ पे बाईपोल का जो टेन्योर है वो इलेक्टेड पर्सन का हुआ करता है। तो बाईपोल के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु के वहाँ पे एक सीट में कंडक्ट हुआ था, जिसके रिजल्ट भी अनाउंस किए गए हैं इसी रिजल्ट के साथ में वहाँ के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड का जो न्यूज़ है वो यहाँ पे ऐड हुआ है स्टूडेंट, जो कि हम लास्ट के अंदर डिस्कस किया करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर में। तो फर्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट न्यूज़ है ईरान के पर्सपेक्टिव से। ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा बेसिकली वहाँ पे एक रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद में पावर के अंदर में आए थे। अब ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ईयर आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1979 से पहले ईरान है एक लिबरल कंट्री हुआ करता था, फिर रिलीजियस लाइन के ऊपर उसका जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1979 के समय ईरानियन रिवॉल्यूशन है उसको कैरी किया गया, पावर को कैप्चर किया गया वहाँ पे ईरान के जो पॉलिटिकल जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। अब आप देखिए कि ईरान के ये जो सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा हमास के लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया गया है उनके कैपिटल एरिया के अंदर में। हमास आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे उसका डोमिनेशन है। गाजा स्ट्रिप सपोज कीजिए इजराइल का यहाँ पे मैप है, सपोज कीजिए इजराइल का ये जो मैप है वो सिचुएटेड है इस एरिया के अंडर में। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है वहाँ पे आपको हमास का डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। हमास के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा भी एक रिसेंटली स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है उसको आप देखिए कि खाली करवाया जाए, गाजा स्ट्रिप को खाली करवाया जाए और वहाँ से जो पैलेस्टीनियन पर्सन है नियर बाई एरियाज के लिए माइग्रेट कीजिए और इस एरिया को रीडेवलप है वो किया जाएगा कम्प्लीटली न्यू वे के अंदर में। इसका जो डेवलपमेंट है वो यूएस के द्वारा कैरी किया जाए, जिसको कि बेसिकली आप देखिए कि काफ़ी सारी जो यहाँ पे एसोसिएटेड जो पर्सन है इस इश्यू से रिगार्डिंग में उनके द्वारा रिजेक्ट है वो भी किया गया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ईरान के पर्सपेक्टिव से, ईरान कहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि ईरान का जो एरिया है वो 3 वाटर बॉडीज़ के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, तो बोथ एरिया के अंदर में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है ईरान। यहाँ पे हमारा एक पोर्ट है वो भी सिचुएटेड है गल्फ ऑफ ओमान के अंडर में। कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है, जिसके रिगार्डिंग में भी यूएस के द्वारा जो सैंक्शन है वो लगाए गए हैं। 2016 के समय इंडिया का ये जो चाहबार पोर्ट है जो कि डेवलप किया गया था इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के द्वारा। बेसिक मैंडेट यही था कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ में इंडिया अपना जो रिलेशन है उनको बेटर वे के अंदर सेटअप करे, अपना जो सप्लाई है उसको कैरी आउट कर सके उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज या अफगानिस्तान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि 10 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जाता है समय समय पे ईरान के द्वारा इंडिया को इन जो पोर्ट है उनका वहाँ पे जो अपना वर्क है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। ईरान के द्वारा कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि हम याद रख सकते हैं किसके नाम से,
3H का एक कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में हमास है, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे लेबनान के अंदर में कौन है, हजीबुल्लाह नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और स्टूडेंट्स यमन जो कि रेड सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है, वहाँ पे आप देखिए कि होती रेबल्स है, उनका प्रेजेंस है। तो 3 ऐसे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम है वो भी दिया गया है, जिनको कि ईरान के द्वारा बैक है वो किया जाता है। अब यहाँ पे उनके द्वारा डिस्कस किया जाएगा हमास के लीडर्स के साथ में, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ रीड नहीं करना, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, आप देखिए कि कोंगो के वहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है, कोंगो के वहाँ पे एक ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक सिटी है गोमा। गोमा के वहाँ पे एक रेबल ग्रुप है, रेबल ग्रुप का नाम है M23। M23 क्या नेम है, बेसिकली 23rd का डे है जब उनके द्वारा एक मूवमेंट को कैरी आउट किया गया था, उनका जो रेजिस्टेंस है, जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, कंप्लीटली एक वायलेंस वहाँ पे देखने के लिए मिला है। उनके द्वारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोंगो के वहाँ पे अपना जो एरिया है उसको सिक्योर किया गया। इस M23 जो रेबल ग्रुप है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है रवांडा नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा। अब आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो नेशंस हैं उनके द्वारा यहाँ पे ईस्टर्न जो अफ्रीकन जो कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो ईस्टर्न अफ्रीकन जो काउंसिल है उसके लीडर्स का मीटिंग हुआ। मीटिंग कहाँ पे हुआ, तंजानिया के वहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली इस ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न अफ्रीकन जो काउंसिल है या जो कंट्रीज का ये ग्रुप है EAC, आप देखिए कि 1967 के समय इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बाद में अराउंड द 10 ईयर के बाद में 1977 के समय में 1977 के समय इसको डिजोल्व कर दिया गया था। फिर 2000 के समय फिर से कॉन्स्टिट्यूट होता है, 2000 के समय फिर से कॉन्स्टिट्यूट होता है। और स्टूडेंट्स इसका जो हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न जो अफ्रीकन जो काउंसिल है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तंजानिया का जो कैपिटल है आप देखिए कि सॉरी तंजानिया के वहाँ पे एक सिटी है अरूसा नाम का जो सिटी है वहाँ पे सिचुएटेड है इसका जो हेडक्वार्टर है। आप देखिए कि वेस्टर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक जो उनका ग्रुप है इकोवास, उसका वो भी न्यूज़ के अंदर में था। ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का ये जो ग्रुप है ये भी न्यूज़ के अंदर में है, तो इनके बारे में आप जरूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, रसिया के साथ में एरिया शेयर करने वाले कुछ बाल्टिक जो कंट्रीज हैं, आप देखिए कि उनके साथ में जो ग्रिड, जो पावर ग्रिड का ये कनेक्टिविटी हुआ करता था उसको डिसकनेक्ट है वो किया गया है। कौन से ये कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, इस्टोनिया नाम का ये कंट्री है, लाटविया है और लिथुआनिया है। इस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है। एक बार उनका लोकेशन है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है बेसिकली, आप देखिए कि ये जो कंट्री है उसका जो नेम है वो है इस्टोनिया, इसका नेम है इस्टोनिया है। उसके सदर्न पार्ट के अंदर में जो आपको कंट्री देखने के लिए मिलेगा उसका जो नाम है वो है स्टूडेंट्स लातविया, लातविया है। और आप देखिए कि इस्टोनिया और लातविया अपना एरिया है वो शेयर करते हैं रसिया के साथ में, बट यहाँ पे जो थर्ड कंट्री है लिथुआनिया, वो अपना जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो नहीं शेयर करता है। बट यहाँ पे आप देखना कि लिथुआनिया का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक टेरिटोरियल एरिया है जो कि रसिया से बिलोंग करता है। रसिया का जो मेन लैंड है उससे कम्प्लीटली आउटसाइड एक रसिया का आप देखिए कि एक टेरिटोरियल एरिया है जो रसिया के अंडर में है, जिसको कि केलिन ग्रेड के नाम से जाना करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में रसिया को ये एरिया है वो अलोकेट किया गया था, और इस एरिया के अंदर में पोलैंड नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से 3 कंट्री हैं जहाँ पे बेसिकली इन बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक कंट्रीज के वहाँ पे आप देखिए कि सोवियत एरा का जो पावर ग्रिड है उसका डिसकंटिन्यूटी है, डिसकनेक्शन है वो देखने के लिए मिला है। तो लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो कहाँ पे है। इन कंट्रीज के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में गल्फ ऑफ फिनलैंड का एरिया है, कहाँ पे रसिया अपना एरिया है वो शेयर करता है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नेक्स्ट न्यूज आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर की पर्सपेक्टिव से है। उनके द्वारा आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में गवर्नमेंट के जो बजट के अंदर जो डिसीजन है या इनिशिएटिव है जिनको सिंक्रोनाइज करने के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि जो रेट्स हैं उनको कट किया गया है जिससे कि मार्केट के अंदर में प्राइवेट कंजप्शन है वो इंक्रीज हो सके, लोगों के द्वारा जो पैसा है वो खर्च किया जाए, लिक्विडिटी है वो बूस्ट हो सके मार्केट के अंदर में। तो उसी के जो डिसीजंस हैं उनको बेटर बताया गया कि आरबीआई के डिसीजंस भी हैं वो गवर्नमेंट का जो ग्रोथ है उसके लिए फोकस होते हुए सिंक्रोनाइज है वो किया गया है यहाँ पे। इसी के रिगार्डिंग में एक और आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, जिस तरीके से इनकम टैक्स है, जो पर्सनल इनकम टैक्स है
इन सैलरी टैक्स, जिसको कि आप देखिए कि इंक्रीज किया गया, लोगों का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो सके, उनके द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कैरी आउट किया जा सके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक जो एलोन मस्क है उनको ऑफिस के लिए अपॉइंट किया गया था कि जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके अंदर में गवर्नमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर एफिशिएंसी को इंश्योर करना है। तो उनको देखिए कि जो पर्सनल डाटा है, जो फाइनेंशियल डाटा है, उसको एक्सेस करने के रिगार्डिंग में जो ब्लॉकेज है वो किया गया है यूएस के जज के द्वारा। एग्जाम के अंदर में क्या इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। मेंस के पेपर के अंदर में जरूर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या एथिक्स के पेपर के अंदर में, या हो सकता है कि गवर्नमेंट का एफिशिएंसी किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, जैसे कि यूएस के वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसको सेटअप किया गया है, ऐसा ही इंडिया के अंदर में क्या कैरी आउट किया जाए। तो ऐसा एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। एक तो आप देखिए कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का बेसिक वे है गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्रूव करना, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर में कैरी आउट किया जाए, जो पीपल्स का जो चार्टर है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मेंशन है वो करने होने चाहिए। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी जो एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पुंछी कमीशन हम काफ़ी बार रीड करते हैं, उनके द्वारा एफिशिएंसी, सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है उनको इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ मेंशन है एआरसी के अंदर में। एआरसी का जो गवर्नेंस का जो रिपोर्ट है उसके आप समरी को एक बार रीड कर लेना, या अपना आंसर के अंदर में कोट कर देना कि जो एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो उसके अंडर में आप देखिए कि जो गवर्नेंस का भी कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस है उनको इशू किया गया था उसके इस रिपोर्ट के अंदर में। तो हमें इस तरीके से अपनी गवर्नेंस का एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग में एक 500 करोड़ का आप देखिए कि फंड है उसको सेटअप किया गया था। उस फंड का बेसिक मैंडेट यही है कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट आप देखिए कि 2003 के समय लॉन्च होता है। 2003 के समय इसको लॉन्च किया गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स के इस मिशन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर में है, जिसका बेसिक मैंडेट यही है कि जो अनर्थन है, अनर्थन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना है, और सेंट्रल सेक्टर का एक इनिशिएटिव है। ऐसा इनिशिएटिव है स्टूडेंट, सेंट्रल सेक्टर का एक इनिशिएटिव है। ज्ञान भारतम मिशन जो कि अभी बजट के अंदर अनाउंस हुआ है। तो आप देखिए कि ये जो 500 करोड़ हैं आने वाले 6 ईयर तक यहाँ पे स्पेंड किए जाएंगे ईयरली बेसिस के ऊपर में। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे कुछ जो अलोकेशन ऑफ फंड है किस तरीके से ऑटोनॉमी करेगा। अभी ये जो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है बजट का, वो समय समय के साथ में आप देखिए कि एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर ही ये रहेगा, या अलग से जो डिपार्टमेंट है, अलग से जो मिशन है उसको सेटअप किया जाएगा यहाँ पे। तो आने वाले समय के अंदर ये पता लगेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स का जो लास्ट डेट था एग्जाम का, जो फिलिंग का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है यूपीएससी के द्वारा। अगर आपने फॉर्म को नहीं फिल किया है तो उसको ज़रूर से फिल कीजिए टाइमली मैनर के अंदर में। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है उनको ऑलरेडी आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आप अपना जो फॉर्म है उसको जल्दी से एक ही दिन के अंदर फिल कर सको। मिथुन आप देखिए कि वाइल्ड एंड सेमी वाइल्ड आपको एक बोवाइन एनिमल है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार विंटर के समय में जो हॉटनेस है, जो वार्मथ है, उसको यहाँ पे गेन करने के पर्सपेक्टिव से रोड एरिया के अंदर में इनका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। मिथुन नाम का जो यहाँ पे वाइल्ड सेमी वाइल्ड जो एनिमल है, तो आप देखिए कि रोड एरिया के अंदर में इनका प्रेजेंस क्यों है, जिससे कि मोर टेम्परेचर को गेन कर सके, कोल्ड को बीट किया जा सके इनके द्वारा। बट स्टूडेंट्स इनका अपीयरेंस ना होने की वजह से, बेटर वे के अंदर में इनको डिटेक्ट ना करने की वजह से काफ़ी बार रोड एरिया के अंदर जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनको आप देखिए कि इनका जो कलर का अपीयरेंस है जो डार्क होने की वजह से इनको इजीली वे के अंदर डिटेक्ट वो नहीं किया जा सकता। कोई व्हीकल आप देखिए कि हाई स्पीड के अंदर में है तो उस समय में रोड एक्सीडेंट्स के जो खतरे हैं वो हो सकते हैं। तो रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से इनको आप देखिए कि एक जो लाइटनिंग जो कॉलर है, जो बल्ब है, वो लगाया जाएगा इनके गले के अंदर में, जिससे कि इनको डिटेक्ट है वो किया जा सके।
तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव है जिसके रिगार्डिंग इस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा, जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया। इंडिया के अंदर में हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उनका जो ईयर है वो भी आप देखिए कि 10 ईयर बिफोर आपको देखने के लिए मिलेगा। हार्ट के ये जो इश्यूज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के वहाँ पे 10 ईयर लेटर फेज के अंदर में एक एवरेज एज है, जो सपोज कीजिए कोई एवरेज एज है 60, तो इंडिया के अंदर में 60 ईयर का एज के अंदर में ये इश्यूज आया करते हैं। तो अदर कंट्रीज के अंदर में जो एवरेज एज है वो 70 है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे। तो आप देखिए कि डेवलपिंग कंट्रीज के वहाँ पे काफ़ी कुछ इसके रीजन्स हैं। एक तो आप देखिए कि वर्क लाइफ का बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है, फिजिकल एक्टिविटी है। हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन के अंदर में आप देखिए कि फिजिकल जो वेलबींग है, फिजिकल जो यहाँ पे बेटर थिंग्स हैं जैसे पार्क का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर में। वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि वर्क है वो आपका 7 to 8 आवर्स के अराउंड में होना चाहिए, या 8 to 10 आवर। फिर अब बेटर जो बाकी बचा हुआ जो समय है वो आपका अपना जो पर्सनल केयर के पर्सपेक्टिव से भी यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पैक्ट है इसका। कंजप्शन की रिगार्डिंग में स्टूडेंट जो पैकेज जो फूड हैं उसके अंदर में आप देखिए कि मोर यहाँ पे इस तरीके का जो स्वीटनेस का प्रेजेंस होना, मोर शुगर कंटेंट का प्रेजेंस होना, मोर सोल्टी वहाँ पे प्रेजेंस होना, क्योंकि समय समय पे डिटेक्ट किया गया है, रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया कि जो पैकेज फूड है उसके अंदर में आप देखिए कि उन कंपनीज के द्वारा लिस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो फूड है वो लेस हुआ करता है, बेटर नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनके कंपेरिजन के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि WHO के द्वारा हमारे यहाँ पे जो सोल्ट है, सोल्ट के अंदर में सोडियम का जो प्रेजेंस है उसको रिड्यूस करने के बारे में कहा गया था, पोटेशियम के साथ में उसको रिप्लेस किया जाए ऐसा भी बताया गया है। तो ये हार्ट फेलियर के कुछ केसेज हैं, उसके रिगार्डिंग में कुछ रीजन्स हैं, उनको रिसेंटली जो न्यूज़ में थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो आप देखिए कि फिर उसका कोई भी उसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्री बीज के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स का जो डिफरेंसेज है उसके बारे में है। इलेक्शन के समय में मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि उनके द्वारा वुमेन्स को इस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कभी कभी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप देखिए कि ऑलरेडी इलेक्शन से पहले अपना कुछ इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा कि ऐसे कुछ सपोर्ट है उनके द्वारा प्रोवाइड रहेंगे। इसके आप देखिए कि बेनिफिट भी हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है जिनको कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको एज ए वोटर के रूप से गवर्नमेंट के द्वारा अपना टारगेट ग्रुप के रूप से देखते हुए कुछ फ्री सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री बीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एक केस के अंदर में ऑब्जर्व किया गया था, एक पेटिशन वहाँ पे फाइल हुआ। पेटिशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस के अंदर में ऑब्जर्व किया था 2013 के समय में, कि आप देखिए कि जो बेसिकली ये कम्प्लीटली जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है उसके स्क्रूटनी प्रोसेस के आउट में है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जब यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में कोई स्कीम है उसको अनाउंस किया जाए, तो फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्कीम्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो फ्री बीज भी हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी हैं। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 के समय लॉन्च किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो फूड है वो इम्प्रूव हुआ है, तो वेलफेयर स्कीम का भी पार्ट आप इसको देख सकते हो। अनाउंस बेसिकली आप देखिए कि अगर ये फ्री बीज के रूप से ही हुआ था उस समय काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आप प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 800 मिलियन जो पर्सन है वो इसके बेनिफिशरी हैं। हमारे यहाँ पे जो PDS का जो सोप्स हैं, ICDS स्कीम्स हैं, इसके अलावा मिड डे मील है उसके अंदर में ये सपोर्ट के रूप से जो प्रोवाइड है वो करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो सुब्रमण्यम बालाजी केस के अंदर में उनके द्वारा कहा गया है कि स्टेट का DPSP के अंदर में वेलफेयर स्टेट का जो प्रोविजन है उसको मेंशन है, और ये बेसिकली आप देखिए कि उनका जो जुडिशियल डोमेन है उसके अंडर में नहीं है इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स हैं। क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो राइज करेगा, जिस तरीके से टैक्स बेस है उसको चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखिए कि बेसिकली इसको जो चेंज इसी वजह से किया गया है कि टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है उसको बूस्ट किया जा सके, यहाँ पे लोगों के पास में मोर पैसा रहेगा
तो उनके द्वारा कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको कैरी किया जा सके। एग्जाम के अंदर में क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप देखिए मेंस के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैक्स बेस ऑलरेडी हमारे यहाँ पे टैक्स का जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है, इनकम टैक्स का जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है। तो आप देखिए किस तरीके से मोर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना क्या इम्पैक्ट करता है टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को, तो ये आपसे मेंस के पेपर के अंदर में क्वेश्चन है वो हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाया गया था। आप देखिए कि टैरिफ के अंदर में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो टैरिफ वॉर का सिचुएशन ये क्रिएट करेगा, जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी के बारे में भी ये टॉपिक है उसको डिस्कस किया था, जब जो रुपी का जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हुआ था उस समय में। आप देखिए कि इसके अलावा चाइना है, मैक्सिको है और कनाडा नाम का जो कंट्री है उनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। चाइना के द्वारा WTO के अंदर अप्रोच किया गया, अदर कंट्रीज के द्वारा कुछ नेगोशिएट किया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ से क्वेश्चन वो नहीं हो सकते हैं। आप देखिए कि मेंस के अंदर में हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर के पर्सपेक्टिव में इंडिया अपने जो ट्रेड है उसको कैसे इंश्योर करता है, इंडिया के द्वारा कैसे अपना जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जोई बाइडेन नाम के जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं US के, तो उनके अगेंस्ट उनको कुछ सिक्योरिटी का सिस्टम था, तो उसके रिगार्डिंग में मेंशन है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट के द्वारा सिक्योरिटी उनको डिनाई है वो किया गया। कनेडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा बेसिकली कहा गया है कि जो कनाडा को 51 स्टेट है वो बना दिया जाए US के द्वारा, ये जो थ्रेट है वो रियल है, इस तरीके से स्टेटमेंट है उनका। सेकंड आप देखिए कि US एंड यूक्रेन के बारे में है। US एंड यूक्रेन के बारे में है, यहाँ पे USA के द्वारा यूक्रेन के जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से US के द्वारा जो कहा गया, जिसको कि कंडेम किया गया है यहाँ पे जर्मनी के जो चांसलर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट लेबनान के बारे में है। लेबनान के वहाँ पे नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पावर के अंदर में आए हैं। तो ये लेबनान कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे। और लेबनान के अंदर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और स्पीकर ऑफ जो उनका हाउस का जो स्पीकर हैं, ये जो 3 जो यहाँ पे पोस्ट है उनको आप देखिए कि रिलीजियस जो वहाँ पे सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग में उनको डिनोट कर रखा है। एक जो रिलीजियस कम्युनिटी को ये रहेगा, ये कि यहाँ पे जो अदर पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमास के बारे में है। उनके द्वारा जिस तरीके से पीस का प्रोसेस के रिगार्डिंग में कुछ और पर्सन है उनको रिलीज किया गया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है US और साउथ अफ्रीका के बारे में। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो फंड एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है साउथ अफ्रीका को, उसको यहाँ पे रोका है वो गया है। द हिंदू का संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में फोटोज के थ्रू कुछ शो किया जाता है। तो हमारी जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे टेम्पल्स के अंदर वर्शिप के दौरान में एनिमल्स का जो प्रेजेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एनिमल्स के ही प्रेजेंस के रिगार्डिंग में यहाँ पे फोटोज के अंदर में शो किया गया है। अभी आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एनिमल्स को जो एक मॉड्यूलर जो एलिफेंट के रूप से रिप्लेस किया जाए, उस वजह से भी जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था कि हो सकता है कि किसी रिलीजियस सेरेमनी के अंदर में जो एलिफेंट है उनको लाया जाए, उस समय में कोई वहाँ पे कैजुअलिटी है वो ना हो सके और उनको किस तरीके का क्रूएलिटी है वो भी ना फेस करना कर सके, जो कि बेसिकली काफ़ी बार एलिगेशन से वो हुआ करते हैं कि एनिमल के अगेंस्ट में जो क्रूएलिटी है उसको कैरी किया गया टेम्पल वर्शिप के समय में, उनको इस तरीके से परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूछा गया है, बताया गया है, उसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए अपना जो नोट्स का कॉपी है उसके अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।